सम बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं हर दिन के जैसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी जो चीजें पढ़े हैं लास्ट क्लास में। तो ये एक न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन है। 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज एक्सप्लोडेड विद, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। दिया क्या हुआ है कि 6 लीटर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है? 6 लीटर है। ओके, is exploded with 5.6 liter of chlorine. क्लोरीन कितना ली गई है? 5.6 लीटर। अब बोला क्या जा रहा है? कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। कौन बना सकता है इस क्वेश्चन को? 1 मिनट में टाइम देता हूं, चलो 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं। चलो 11.2 लीटर, 11.6 लीटर, 12.0 लीटर, 13 लीटर। चलो ऑप्शन भी दे रहा हूं, बनाओ। कौन बना सकते हो? एनीबॉडी? 1 मिनट टाइम ले लो। 11.6 में 11.6 वेरी गुड बेटा, आंसर तो सही है। क्या नाम है आपका? आदित्य सर। 11.6 सर। हाँ, 11.6 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, गुड आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम कैसे बना। H2 plus Cl2 आपको देगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है ना। इनिशियली जो लिया गया है क्लोरीन 5.6 लीटर इनिशियल, और हाइड्रोजन जो लिया गया है 6 लीटर है, और HCl तो इनिशियली 0। इनिशियल कंडीशन की बात। यदि मैं कंज्यूम्ड का बात करूं तो कंज्यूम में देखो 1 वॉल्यूम इसके हिसाब से कंज्यूम होगा। 6 लीटर के लिए तो 6 लीटर कहीं से आ नहीं सकता है, 5.6 लीटर है तो इसका 5.6 लीटर कंज्यूम, इसका 5.6 लीटर कंज्यूम हुआ तो इसका भी 5.6 लीटर कंज्यूम। और 1 वॉल्यूम और ये बनेगा 2 वॉल्यूम, तो ये बना कितना? 11.2 लीटर, ठीक है ना। 5.6 का दुगना 11.2 लीटर। रिमेनिंग कितनी है? ये वाला होगा 0.4 लीटर रिमेनिंग है, ये वाला 0 लीटर रिमेनिंग है, और ये 11.2 लीटर रिमेनिंग। तो टोटल जो है कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं 11.2 मारते हैं, पर ये भी तो वहां पे प्रेजेंट है ना, तो ये वाला हो जाएगा 11.6 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 सैंपल हैं कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट के 2 सैंपल्स हैं। एक है सिंथेटिक सैंपल, एसएस का मतलब है सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक मेथड से प्रिपेयर किया गया, आर्टिफिशियल। एंड अनदर वन इज नेचुरल सैंपल। कॉपर का परसेंटेज इतना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है, कार्बन का इतना है, दूसरा में भी इतना है, इतना है, इतना है। विच लॉ वैलिडेट्स इट? कौन सा लॉ इसको वैलिडेट करेगा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, मिस्टेक मत करना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि देखो सबकी परसेंटेज सेम है, कॉपर की जितनी कॉपर की जितनी, ऑक्सीजन की जितनी ऑक्सीजन की जितनी, कार्बन की जितनी कार्बन की जितनी। तो दोनों सैंपल, एक सिंथेटिकली बनाया गया और एक नेचुरल सैंपल है, दोनों में परसेंटेज सेम है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिडिटी देता है। तो थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर जो है, 2 सैंपल्स है आपके पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर। बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इन रेशियो 2:1। वेरी गुड, सीधी सीधी सी बात है। देखो ये कौन सी लॉ है वो बताना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यस, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि कभी भी 2 एलिमेंट यदि आपस में कंबाइन करके 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देखो 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तो बन रही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर 2 प्रोडक्ट बन रही है।
तो एक का मास को यदि फिक्स किया जाए तो जो दूसरा रहता है वो अपने ही में एक रेशियो में रहता है। तो 32:16 जो है इट्स 2:1। ओके, द आंसर इज 2:1। अच्छी क्वेश्चन थी। स्कूल लेवल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। स्कूल लेवल में बहुत चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस आने के। आपको ऐसा मत सोचना बेटा कि एग्जाम आईआईटी वाईटी में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बिगिनिंग है, ये सब भी कॉन्सेप्ट जरूरी है। आइजोड अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, पर 80s के जमाने में आया था। कोई इसका आंसर बताएगा? Law of multiple proportion. नहीं बेटा, Prost. A. Joseph Prost. अच्छा, सर A. पक्का? Yes. नहीं बेटा, गलत है। सर B. अरे बी भी गलत है। ऑप्शन एक बार देख लो थोड़ा सा। चलिए मैं सर सी ऑप्शन, सर सी ऑप्शन क्या लिखे सर? लवोसिया है। लवोसिया तो नहीं होगा ये पक्का। देखो बेटा, एक्चुअली इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आइसोटोप्स डज नॉट वैलिडेट, ध्यान से सुनो। डाल्टन का एक लॉ था, जो लॉ बोलता था कि एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप्स आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। याद है, जूनियर क्लासेस में पढ़े हो, एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब हर चीज सेम होनी चाहिए उसकी। बट आइसोटोप्स की सारे प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होती है। तो डाल्टन का थ्योरी भी मार खाया था आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कारण। तो डज नॉट वैलिडेट, डाल्टन के थ्योरी को भी नहीं वैलिडेट करता है, प्राउस्ट के थ्योरी को भी नहीं वैलिडेट करता है। प्राउस्ट का थ्योरी तो एकदम नहीं वैलिडेट करेगा। समझ गए? याद आई कि नहीं याद आई? याद आया? Yes, sir. विच लॉ एज्यूम्स वॉल्यूम, तो इसका आंसर एक ही होगा, तीनों आंसर नहीं होगा। Which law assumes volume of solid and liquid to be zero? Gay-Lussac's law. Yes, Gay-Lussac law सिर्फ वैलिड होती है गैस के केस में। Gay-Lussac law is valid for dash only at similar dash and dash. For gas, only at similar volume, temperature and pressure. Yes, pressure and temperature आपकी similar रहनी चाहिए। Formation of carbon dioxide and carbon dioxide is as per Law of definite proportion. which law? Law of Law definite of proportion. definite proportion. Law of definite proportion होगा। Multiple proportion. Law of multiple proportion। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक का मास को मैंने 12 ग्राम रखा, एक का मास को 12 ग्राम रखा। कार्बन का मास 6 है, ऑक्सीजन 16 है और 32 है। कौन सा लॉ होगा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की मल्टीपल? मल्टीपल सर, मल्टीपल होगा बेटा, और ये एग्जांपल में मैंने लिखाया भी था। और डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो दोनों कंपाउंड सेम होनी चाहिए ना। डेफिनेट में तो हमेशा नियम है कि दोनों सेम होनी चाहिए। फंसना मत, ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस कभी काल आ जाते हैं। इसी बार आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, शायद आप लोग फर्स्ट ही बैच में, हाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंपल से डाल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। न्यूक्लियर चेंजेस डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ Conservation of mass. of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई सपोज आइडिया इज क्लियर। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, मिटा देता हूँ स्क्रीनशॉट। किसी को लेना है तो ले लो, क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज के लिए काम आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं।
we will move forward with the last law of chemical combination, that is Avogadro's law. एवोगाड्रो ने ये लॉ दिया था 1811 में, और ये लॉ बोलता क्या है, इक्वल वॉल्यूम of all gases contains equal number of molecules under similar condition, of temperature and pressure. देखो अब ये लॉ को जरा ध्यान से देखना, मैं हमेशा लॉ बाद में समझाता हूं, तो पहले इसको हम लोग एग्जांपल के तहत समझ लेते हैं, बाद में लॉ, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, वो एग्जांपल को देखिएगा। सपोज करो मेरे पास कंटेनर 1 है, ठीक है ना, ये कंटेनर 1 है C1, ये कंटेनर 2 है C2, ये कंटेनर 3 है C3, ओके। इसके अंदर मैंने प्रेशर को P रखा है, ठीक है ना, इसके अंदर में प्रेशर P है, यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पे प्रेशर P है, इसकी वॉल्यूम भी V है, यहाँ पे वॉल्यूम भी V है, इसकी भी वॉल्यूम V है। टेम्परेचर जो सराउंडिंग में मेंटेन है T है, ठीक है ना। इसमें एक गैस A रखा हुआ है, इसमें गैस B रखा हुआ है, और इसमें गैस C है, ओके। अब ये लॉ जो बोलता है, ध्यान से देखना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, देखो वॉल्यूम तो इक्वल है, V, तीनों गैस का वॉल्यूम एक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर तीनों में क्या है, सेम है। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ A is equal to molecules of B, which is equal to molecules of gas C। देखो बहुत सिंपल से लॉ है, बोल रहा है कि यदि आप वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तीन कंटेनर में सेम रखोगे, और यदि आप तीनों में डिफरेंट गैस क्यों ना रखो, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रहेगा तीनों का सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रखता हूं, यदि गैस A का 50 मॉलिक्यूल्स है, तो गैस B और गैस C का कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 50 ही होगा, क्योंकि ये लॉ बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यदि टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा जाए तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। तो यही ये लॉ है, बहुत सिंपल, और कुछ नहीं है ये लॉ में, बस खत्म, सिंपल सी नियम। अब एक क्वेश्चन देता हूं, 2 क्वेश्चन देता हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो एक स्टेट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आई थी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहला एक सिंपल क्वेश्चन देख लो, देखो कौन बनाता है। सपोज gas A contains, suppose 50 centimeter cubed of gas A contains
Y molecules. Calculate the molecules of gas B under देखो Sir, 2y. क्या होगा, Sir, 2y. नहीं सुनाई दे रहा है, क्या आंसर होगा? 2 2y. हाँ, 2y. नहीं गलत है। अरे इतना सिंपल है फिर भी नहीं बना पा रहे हो आप लोग यार, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 50 centimeter cubed of gas A contains Y molecules. Sir, y upon 2, sir. Sir, ठीक है, 0.5. Y by 2, sir. Y by 2. हाँ y/2 सही होगा, ठीक है मैं बता रहा हूँ चलो। तब से 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस ए वाई करेगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस ए वाई मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस ए वाई बाय 50 मॉलिक्यूल्स, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस ए वाई बाय 50 इंटू 25 वाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब गैस ए का कितना कंटेन करेगा, y/2 मॉलिक्यूल्स, बहुत सिंपल में, ओके। y/2 मॉलिक्यूल्स, तो सिमिलर कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन तो सिमिलर है, और जब कंडीशन सिमिलर हो जाती है तो कोई भी गैस रहे सेम मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, तो गैस की का 25 सेंटीमीटर क्यूब भी y/2 मॉलिक्यूल्स ही कंटेन करेगा, ओके। आई सपोज क्लियर होगी, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी, समझ आया कि नहीं आया? yes, sir. यस सर, चलो देखते हैं। एक दूसरी क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड के इंजीनियरिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। Sir, first. पहला Sir, first. Sir, B. Sir, first. नेगेटिव मार्किंग एक होगी, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बनाओ। ये बच्चे जितने बनाए थे सब नेगेटिव मार रहे थे, कुछ ने सही मारा होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग खोल के क्वेश्चन बनाना चाहिए, फटाक से नहीं। 30 सेकंड में टाइम दे रहा हूं, सोचो थोड़ा सा। Sir, B, sir. बी, Yes, sir. आंसर बी है,
चलो देखते हैं आंसर बी कैसे होगा। देखिए 4 बैल्यून है इक्वल वॉल्यूम के, आर्गन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया भरा हुआ है सिमिलर कंडीशन में, कंडीशन सेम है। आप बोला गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, बोला गया बेटा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोला गया है। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, एवोगैड्रो का नियम बोलता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, इक्वल नंबर ऑफ एटम तो उसने नहीं बोला है। पर आपसे क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ एटम का रेशियो, तो चलो हम लोग देखते हैं आर्गन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। यदि हम लोग रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल देखें तो हाँ नो डाउट इसमें एक्स मॉलिक्यूल होगी, तो इसमें भी एक्स होगा, इसमें भी एक्स होगा, इसमें भी एक्स, ठीक है ना। अब एक्स में आर्गन के कितने एटम्स होंगे? 1. 1. एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होती है आर्गन की, नाइट्रोजन की 2 दो sir. एटम, कार्बन डाइऑक्साइड की 3 3 एटम 3. और H3 की 4 एटम होगी। एक्चुअली 1x 3x और 4x एटम्स होगा, ठीक है ना। x मॉलिक्यूल्स में एक ही, x मॉलिक्यूल में 2x, x मॉलिक्यूल में 3x, x मॉलिक्यूल में 4x, तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा 1:3:4। ट्रिकी क्वेश्चन है, फंसा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से हर देखो। आईआईटी एक ऐसी एग्जाम है, वो जमाना गया कि बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी रहते हैं, आपके पेशेंस को भी चेक करता है कि बच्चा हड़बड़ी में नहीं मार रहा है कहीं, क्योंकि उसको एक कंप्लीट पर्सन चाहिए जिसमें पेशेंस काफी है, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ता है, सिली मिस्टेक्स नहीं करता है। एक सिंपल से क्वेश्चन में मार्क्स जा सकती है, तो थोड़ा दिमाग लगाना। ओके चलिए, तो ये तो कहानी था एवोगैड्रो का सिंपल नियम, हुआ खत्म। आगे बढ़ते हैं। चलिए we'll see forward. The next concept that we will see, it's of relative atomic mass. काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसके बारे में जानते ही हैं, फिर भी थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर लेता हूं आपके साथ। एटॉमिक मास एलिमेंट के लगभग आपको याद ही होगा, 20 तक, नहीं भी याद होगा तो कम से कम याद करना है आपको। एटॉमिक मास जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो उसी का नहीं होता है, हम लोग उसको कंपेयर करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, इसलिए बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके चलो कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, कहां से आया, वो भी देखते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम का मैं मास लिखूं ग्राम में, इट इज 1.66 into 10 to the power -24, ठीक है ना। वही मैं कार्बन की एक एटम का वजन लिखूं तो इट्स 1.9926 into 10 to the power -23। अब सवाल आपके सामने है कि बेटा ये तो एक बहुत ही छोटी मास है ना, 0 मतलब 10 to the -24, मतलब समझ 0.000 कितने सारे जीरो आएंगे, फिर डिजिट्स आएंगे, तो दिस इज अ वेरी स्मॉल मास। तो एटम के मास को लिखने के लिए यदि हम लोग ग्राम और केजी लिखते हैं तो ये सही बात नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो मैं यहां से दिल्ली तक का डिस्टेंस को मिलीमीटर में लिखूं, मुझे लोग पागल ही कहेंगे। वाजिब तो नहीं है ना कि दिल्ली तक का डिस्टेंस को मिलीमीटर में लिखूं। तो बात बोलने की वही है कि एटम्स के जो मास होते हैं उनके लिए केजी और ग्राम
are not valid units. भले हम लिख देते हैं पर ये सही नहीं है। लिखने का तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहां से चांद तक का डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मेरी मान, पर सही नहीं होगा लिखना। तो क्या नियम आया उसके बाद, चलो देखते हैं कैसे लिखना है। In 1961 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन होती है, केमिस्ट्री के बारे में डिसीजन ली जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1961 में IUPAC डिक्लेयर कार्बन 12 as the standard to measure atomic mass। 1961 में IUPAC ने बोला कि कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जाएगा एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, उसके आधार पे किया जाएगा। ओके, अब कार्बन 12 क्या है? कार्बन का वो आइसोटोप जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना। 12 मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 6 12। तो कार्बन का वो आइसोटोप जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, उसको स्टैंडर्ड चुना गया कि उसके आधार पे बाकी का एटॉमिक मास मेजर किया जाए। चलो देखते हैं, आइडिया क्लियर करते हैं थोड़ा। मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम जो है उसके एक एटम का मास को 12 एटॉमिक मास यूनिट ले लिया गया, मान लिया गया ये, ठीक है ना। IUPAC ने माना कि कार्बन 12 एटम का एक एटम का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट होगा, उसने माना इसे। ओके, अब क्या किया फिर उसके बाद 1/12 से दोनों साइड इंटू किया। 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितनी हो जाएगी? 1/12 इंटू 12 AMU नया गया, वो आ गई 1 AM। तो 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज बेसिकली 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यदि आपको कोई कभी भी 1 AMU डिफाइन करने बोले तो 1 AMU होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन की एटम है, ठीक है ना, उसके 1/12 मास को लेते हैं, उस 1/12 पोजीशन की मास को पकड़ लो एंड दैट इज 1 एटॉमिक मास। यदि 1 AMU को मैं बोलूं कितना ग्राम्स होता है, तो इट्स बेसिकली 1.6605 into 10 to the power -24, ठीक है ना। एक AMU कितना ग्राम होता है? ये होता है, ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.6605 into 10 to the power -24 ग्राम, ठीक है। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 1/12 1 कार्बन 12 एटम। ओके, क्लियर होनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट। अब देखो, मास ऑफ अदर एटम्स are given relative to this standard। अब दूसरा एटम्स का जो हम मास देंगे उसको हम लोग रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड देंगे। रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? मास ऑफ अदर एटम्स, दूसरे एटम्स का मास जो हम लोग देंगे that will be relative to this standard।
रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? यदि मैं बोलता हूं ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 15.995 AMU, तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। यदि मैं लिखता हूं ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 15.995 AMU, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का एक एटम लगभग 16 गुना भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम से। समझे बात को? फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का एक एटम लगभग 16 गुना भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम से। समझ के बात को? वेरी सिंपल। उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं। जैसे आप 5 केजी चीनी कीन के लाते हो, जब 5 केजी चीनी खरीद के लाते हो तो वो जो 1 केजी का बटखारा होता है उसका कितना गुना होता है? 5 गुना होगा, है ना? यदि 10 केजी चीनी लाऊंगा तो वो 1 केजी बटखारे का 10 गुना होगा। वैसे ही ऑक्सीजन का एक एटम का वजन 15.995 लीटर है, तो हम 16 मान लेते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम लगभग 16 गुना भारी है 1/12 कार्बन 12 से। यदि मैं लिखूं हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 AMU, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन का एक एटम का वजन लगभग बराबर है 1/12 कार्बन 12 एटम का। वहीं हीलियम लिख लूं 4.003 AMU, तो एक हीलियम एटम का जो मास है लगभग 4 गुना है 1/12 कार्बन 12 का। समझ गए? बहुत सिंपल में है। तो मास ऑफ दूसरे एटम जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं कैसे? रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड, मतलब उसके आधार पे बताया जाता है। तो एटॉमिक मास जो है ना वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी का मास नहीं है, वो कंपेयर किया हुआ मास है 1/12 कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्टिव। ओके, आई सपोज आइडिया इज क्लियर। बहुत सिंपल में, एकदम फ्रेश रखना दिमाग में इसको। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग एक बार रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन भी करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को सिंबल में रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग शॉर्ट में RAM बोलते हैं, ठीक है ना? रिलेटिव एटॉमिक मास, अंडरस्टूड? रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में होता है। ओके, तो RAM होता क्या है? देखिए, it is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 mass of an atom of carbon 12. Okay. देखो बेटा ध्यान से, आराम से समझना, समझे हुए हो फिर भी डेफिनेशन बता रहा। रिलेटिव एटॉमिक मास कहती है कि एक एटम किसी भी एलिमेंट का, एक एटम किसी भी एलिमेंट का कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है कंपेयर टू एक एटम, मतलब 1/12 मास ऑफ एक एटम ऑफ कार्बन 12। वेरी सिंपल है। एक एटम किसी भी एलिमेंट का, ध्यान से देखो, एक वन मतलब एक एटम किसी भी एलिमेंट का कितना गुना भारी है, हेवियर है 1/12
एक कार्बन 12 एटम का। समझ गए बात को, कितना गुना भारी है, 1/12 कार्बन 12 एटम का। समझ गए बात को, सिंपल है डेफिनेशन, बस एग्जाम में आप लिख सकते हो और कुछ। As per the latest recommendation of IUPAC, AMU is replaced with U। देखो पहले एटॉमिक मास यूनिट था, उसका नाम जैसे हम लोग लिखते थे ना, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 15.995 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो उसको उन्होंने नाम बदल के, AMU का नाम बदल के उन्होंने कर दिया U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। अब ये IUPAC की मर्जी, उसका काम है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कर सकता है। तो AMU को चेंज करके U कर दिया, मीन्स यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास। मतलब किसी का नाम सोनू होता है, बदल के मतलब मोनू कर दिया, ऐसा। ओके, AMU को बदल को U कर दिया, सिर्फ यूनिफाइड मास। O is 15.995 U। ओके, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट की जगह यूनिफाइड मास यूज। गॉट इट? तो ये तो है कन्वेंशन, ये तो है एटॉमिक मास की कहानी। एटॉमिक मास एक एब्सोल्यूट कहानी नहीं है, ये किसी के आधार पे कैलकुलेट की जाती है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब बेटा आप लोग सबको क्या मिनिमम 20 तक एटॉमिक मास याद है कि नहीं, हमको ये बताओ। याद है सर, पक्का याद 30 है? तक कर लिए, 30 तक कर लिए। अच्छा वेरी गुड। जिस बच्चे ने बोला याद है, मुझे बताना बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? सर 9 सर। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो एक मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, यदि बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं तो एक ट्रिक है याद करने का। 20 तक तो मिनिमम याद हो जाएगा, वैसे आप लोग को 30 तक याद रखनी चाहिए, पर 20 तक याद करने का एक सिंपल मेथड है, और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दे दे रहा हूँ, तो दिमाग में रखना, ठीक है। चलो देखते हैं कि तरीका है याद रखने का, आप याद रख सकते हो। एटॉमिक मास, अब मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक मास ही लिखूंगा, आप समझ लेना कि रिलेटिव एटॉमिक मास ही की बात। एटॉमिक मास ऑफ लाइटर एलिमेंट, मैं सबका नहीं बात कर रहा हूं, ये जो रूल है चलती है सिर्फ लाइटर एलिमेंट के केस में, ये रूल चलती है, हेवियर एलिमेंट में नहीं चलेगी। 20 तक ये रूल अच्छे से काम करती है। और इवन एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, ठीक है ना, तो उसका जो मास नंबर होगा दुगना होगा एटॉमिक नंबर। मास नंबर जो होगा, या बोलो एटॉमिक मास जो होगा, दैट विल बी लगभग दुगना ऑफ एटॉमिक नंबर। एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन है बेरिलियम 49 एंड आर्गन 1840। ये दो एक्सेप्शन छोड़ के 20 तक आप सबका याद कर सकते हो। ओके, जैसे देख लो एग्जांपल, हीलियम का 2 है तो दुगना 4, ठीक है ना। बेरिलियम तो एक्सेप्शन है। बोरोन का कितना होगा? नहीं, बोरोन तो 5 हो गया। फिर कार्बन ले लो, कार्बन का 6 है तो दुगना है 12, ठीक है ना। ऑक्सीजन 8 है तो दुगना है 16। नियॉन 10 है तो दुगना है 20। मैग्नीशियम 12 है तो दुगना है 24। सिलिकॉन 14 है तो दुगना है 28।
ठीक है ना। और इसका देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सल्फर का 16 है तो 32 है, ठीक है ना। आर्गन एक्सेप्शन है, कैल्शियम का 20 है तो डबल 40 है कि नहीं? देखो सबके अक्सर केस में 2 4 6 12 8 16 10 20 12 24 14 28 16 32 20 40 लागू है, दुगना है। किसके लिए? एटॉमिक मास यदि इवन है, सॉरी एटॉमिक नंबर यदि इवन है, एटॉमिक नंबर इवन है तो ये वाला नियम चलेगा, एक्सेप्ट बेरिलियम और आर्गन। बेरिलियम में नहीं, बेरिलियम में 4 है तो 9 है, 18 है तो 40। ओके, आप बोलिए। सर सोडियम के लिए? सोडियम का 11 होता है बेटा, बता रहे हैं अभी। सोडियम ऑड है ना, और ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक नंबर के लिए एक रूल है, A इज इक्वल टू 2Z प्लस 1। एटॉमिक नंबर जितना है उसका दुगना होगा प्लस 1। ओके, एक्सेप्शन इसमें है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन का 40 डबल होता है, 7 का 40। ये 2 एक्सेप्शन है, बाकी जगह लागू है। चलो देखते हैं, हाइड्रोजन में नहीं लागू है, हीलियम में नहीं लागू है, लिथियम में देखते हैं। लिथियम का 3 है तो 7 है, ठीक है ना। बेरिलियम तो चलो वो आ गया, बोरोन 5 11। नाइट्रोजन में नहीं लागू है, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी छोड़ दो, फ्लोरीन 9 19, ठीक है ना। नियोन तो हो गया, सोडियम आ गई, सोडियम का देखो 11 है 23 है। अल्युमिनियम का 13 है, 13 टू 26, 26 प्लस 1 7 है, ठीक है ना। फास्फोरस 15 है, 31 है, 15 टू 30 31। क्लोरीन का, ठीक है ना, क्लोरीन का आप देखो 35 तो लागू है, पर क्लोरीन का और एक है, क्लोरीन 37 भी है। तो एक्चुअली क्लोरीन का हम लोग एवरेज लेते हैं 35.5, दोनों का एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जूनियर क्लास में पढ़े हुए हो, ये वाला मैं नहीं बताऊं, सबको मालूम। ओके, पोटासियम का 19 है तो 39। तो अक्सर केसेस में लॉ चल जाती है, एक्सेप्शन को दिमाग में रखना, क्योंकि 20 तक तो सबको याद रहना चाहिए मिनिमम। ऑड नंबर के लिए 2Z प्लस 1, इवन नंबर के लिए दुगना बट एक्सेप्शन के साथ। तो ये मिनिमम तो आपको याद रखना ही रखना है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ बेटा, आयरन का याद रख लेना, इट्स 56U। ये सब देखो 27U है, 27U। ओके, आयरन का 56U। फिर आपको याद रखना है, एक सिल्वर का याद रख लेना 108U। आप इसका याद रख लेना, ब्रोमीन का पूछा जाता है, याद रखना 80U, ठीक है ना। फिर आप याद रख सकते हो एक और इम्पोर्टेंट कॉपर, हाँ ये सब अक्सर आते हैं, तो ये सब दिमाग में रखना, इतना मिनिमम रखोगे ना काम निकल जाएगी। ओके, काम निकल, देखो आपके एग्जाम में दिया रहता है ऐसे, ये वैल्यू सारे दिए रहे नॉर्मल, पर 20 तक का तो नहीं है देगा वो, और अक्सर के वैल्यूज जो हाइयर रहेंगे उनके वैल्यूज दिए रहते हैं। फिर भी अब बार बार पेपर पलट के देख नहीं ना सकते हो आगे में, और आप तो ऑनलाइन एग्जाम में वैल्यूज रहेंगे सामने में, बट आप याद कर लो इतना मिनिमम, ठीक है। तो आई सपोज सब ये रूल के हिसाब से थोड़ा मोड़ा अपने दिमाग में बैठा लेंगे और ज्यादा दिमाग लगाने की। तो आई सपोज आगे बढ़, समझ आ रहा है कि नहीं चैप्टर बच्चे लोग? सर मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है, ये चैप्टर तो बोरिंग है, इसमें मजा कैसे आ? अच्छा लग रहा है, सर इजी है ना सर, इसीलिए। इजी है।
अच्छा रुको, तो न्यूमेरिकल में देता हूँ थोड़ा लेवल का बनाओगे? चलो ठीक है। करेंगे सर। मोल कॉन्सेप्ट आने दो, रुको रुको, पीओएसी और मोल कॉन्सेप्ट आने दो, देखते हैं। चलिए चलो आगे देखते हैं। अब आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मास का। तो मॉलिक्यूलर मास मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो डेफिनेशन वही है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है ना? अब मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। देखो मॉलिक्यूलर मास, जैसे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, अब बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ओके, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ये जो वेरियस एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, उनके एटॉमिक मास को जोड़ो। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2 into 1u प्लस सल्फर का 32u प्लस 16 into 4 into 16u निकाल सकते हो। 2u प्लस 32u प्लस 64u कितनी आ जाएगी? 98u, है ना? यही आई ना? तो हाँ यही आएगा। Yes. अब आपका काम क्या है? देखो कुछ अब एग्जाम में कैसे आपको फास्ट काम करना है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब का एटॉमिक मास को आपको लगभग याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में इतनी टाइम नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको फास्ट करना है। तो कुछ कंपाउंड्स जैसे इंपॉर्टेंट एसिड्स जो हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास को आपको याद, तो आप ऐसा होमवर्क नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज इत्यादि का निकाल लेना, आराम से आप निकाल सकते हो। निकाल लोगे ना? 1 प्लस कितना 14 प्लस 16 into 3 निकाल सकते हो, 63 आएगी। इसका भी निकाल सकते हो, आराम से कर देना। अब एक और आता है फॉर्मूला यूनिट मास। देखो फॉर्मूला यूनिट मास का इस्तेमाल क्या है, कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, सेम ही कॉन्सेप्ट, पर डिफरेंस सिर्फ ये है कि आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, NaCl एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है जिसमें Na+ और Cl-, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से में हम इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मास को ही जोड़ देंगे। ओके, तो सम ऑफ atomic masses of various component in an ionic compound, ध्यान देना ये सारी चीज स्कूल एग्जामिनेशन के लिए है। फॉर्मूला यूनिट मास का इस्तेमाल आप मॉलिक्यूल्स के केस में नहीं करोगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वहां पे नहीं यूज होता है। फॉर्मूला यूनिट मास का इस्तेमाल होता है जहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, वेरियस कंपोनेंट, जो जो सारे चीज है उनके मास को आप जस्ट जोड़ दो। तो इस पे क्या करनी है, 23 और 35.5, ठीक है, आ जाएगी 58.5। इलेक्ट्रॉन निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसी का मास लिखना है। तो ये है सिंपल कहानी आपके लिए, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास, कुछ दिमाग लगाने का चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। ओके, तो इस चैप्टर को मैं मतलब इस टॉपिक को यहीं क्लोज करता हूँ। 1 मिनट जितना सोचना है सोच लो, मैं नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट को आज ही टच करता हूँ, ठीक है ना? मिटा दो इसको, चलिए। यस सर। सर हाँ तो सर फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास
सर क्या डिफरेंस हुआ सर? डिफरेंस यही है कि फॉर्मूला यूनिट मास हम उसके लिए यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे देखो पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सा कंपाउंड है? इलेक्ट्रोवैलेंट है, मालूम है ना? यस सर। और HCl क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग से बना है। कोवैलेंट है। हाँ जो सर। कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनके केस में हम मॉलिक्यूलर मास शब्द बोलेंगे, और KCl जो है एक आयनिक कंपाउंड है, वहां पे मैं बोलूंगा फॉर्मूला यूनिट मास, वरना और कुछ फर्क नहीं। मेथड कैलकुलेट करने का सब सेम है, बस आयनिक कंपाउंड का यदि आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट। और ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट का चीज नहीं है, एक फालतू सा ऐसा ही। आयनिक कंपाउंड के केस में फॉर्मूला है। एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ जिक्र कर देता, एटमिसिटी। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। देखो एटमिसिटी कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड 9 में पढ़े होंगे, और एकदम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन काफी है इस चैप्टर। एटमिसिटी का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में, कोई भी चीज का एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, जैसे देख लो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कभी भी एटमॉस्फेयर में एक सिंगल हाइड्रोजन नहीं पाया। हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन रहते हैं एंड दैट मेक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स हैं? दो, है ना? तो इसकी एटमिसिटी 2 होगी, ऑक्सीजन की भी एटमिसिटी 2, नाइट्रोजन की भी एटमिसिटी 2, एंड इट इज आल्सो नोन एज डाइएटॉमिक गैस। तो इसकी एटमिसिटी होगी 2। वहीं मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, इसकी जो एटमिसिटी है 3। ओके, वहीं बात की जाए एमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, इट विल बी 4। कैसे? 3 एटम और एक 4, 3 एटम और एक 4 एटम, 4 हो गई एटमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में कितने सारे? 4 एटम्स है, इसके कितने? 2 1 3, इसलिए एटमिसिटी 3, 2 1 3, सिर्फ 3 3। ठीक है ना? और एक फास्फोरस की भी होती है 3 4 4। ऑक्टा एटमिक आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, तो एग्जांपल बता सकते हो ऑक्टा एटमिक का? एक PO4। S8 S8, ठीक है ना? S8 8 एटम्स है। किसी ने क्या बोला था? CO4 की क्या बोला किसी ने? सॉरी सर, वो हम 5 वाला बोल दिए थे सर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टा एटमिक S8 हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट आप बस दिमाग में रखिएगा, इसकी एप्लीकेशन है। मैंने इसलिए इसे बताया कि कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इसे भूलना नहीं, ये जानते हो इसकी बहुत एप्लीकेशन। गॉट इट? लीव इट, सिंपल सी कॉन्सेप्ट। एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स होंगे सबको मालूम है। एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स होंगे, दैट इज नोन एज इट्स एटमिसिटी। ओके, मोल कॉन्सेप्ट। चलो, मोल बिगिन करने से पहले मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूं। आपके ब्रेन में मोल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आप रिकलेक्ट करो। मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, रिकलेक्ट करो जितना भी इंफॉर्मेशन मोल से रिलेटेड आपके ब्रेन में है। ओके,
चलिए, आई सपोज आपके दिमाग में आ गया होगा जितने मोल के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मालूम है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एंगल में देखते हैं। सपोज करो कि एक केमिस्ट एक रिएक्शन कर रहा है, x plus y gives z, ठीक है। एक केमिस्ट ने एक रिएक्शन किया जहां पे x और y को मिलाया और z बना, ओके। एंड आई एज्यूम कि उसने x का कुछ 5 ग्राम लिया, y का 10 ग्राम लिया, तो z का कितना ग्राम बनेगा? 15 ग्राम। 15 ग्राम बनेगी। बहुत सिंपल है, सबको मालूम है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि x के 5 ग्राम में हो सकता है x के करोड़ों एटम्स हो सकता है, करोड़ों क्या, अरबों एटम्स हो सकते हैं। एटम्स इतने छोटे चीज होते हैं, ये बहुत ही छोटी सी मास, बहुत छोटा सा मास, छोटा सा मास में अरबों खरबों एटम्स हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है? ये सच है कि 5 ग्राम में अरबों खरबों एटम्स हो सकते हैं। सिमिलरली 10 ग्राम में भी 10 अरब 15 अरब एटम हो सकता है। तो केमिस्ट अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? यदि मैं लिखता हूं कि 5 अरब एटम x का रिएक्ट करता है 15 अरब एटम y के साथ, तो इतना एटम बनता है z का, तो बोलने में तो अजीब लग ही रहा है। और यदि मैं अरब अरब लिखने लगूं तो पागल हो जाओगे, बोर्ड में अटके नहीं, पॉसिबल ही। तो साइंटिस्ट लोग क्या सोचे और केमिस्ट लोग एक्चुअली सोचे कि हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे चीजों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 12 पीसेस को एक साथ रखें तो हम उसको क्या बोलते हैं? 12 डजन। पीसेस ग्रुप को One क्या बोलते हैं? Dozen. वन डजन। 12 पीसेस के एक ग्रुप को हम बोलते हैं 1 डजन। सिमिलरली 20 पीसेस को और 144 पीसेस को क्या बोलते हैं? तो बता सकते हैं मुझे? Score and gross. यस, 20 पीसेस के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं स्कोर। ओके, बोले तो 1 स्कोर। और 144 पीसेस के ग्रुप को बोलते हैं 1 क्या क्या ग्रॉस। Gross. तो केमिस्ट लोग सोचे कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग ग्रुप ऑफ चीज को एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 12 का मतलब 1 होता है, 20 का मतलब एक स्कोर होता है, 144 का मतलब एक ग्रॉस होता है। वैसे ही वो लोग क्या किए, एक नंबर पकड़े, एक पर्टिकुलर नंबर उन्होंने पकड़ा, 6.022 into 10 to the power 23। उसको उन्होंने बोला 1 मोल। वन मोल किसको बोला? 6.022 into 10 to the power 23 नंबर, ठीक है ना। अब 6.022 into 10 to the power 23 का मतलब सिर्फ पार्टिकल्स नहीं होता है। पार्टिकल्स बोले तो आप समझते ही हो, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। इस नंबर का मतलब सिर्फ पार्टिकल्स नहीं होता। जैसे कि 1 दर्जन का मतलब सिर्फ 1 दर्जन केला नहीं होता है। 1 दर्जन का मतलब सिर्फ 12 केला ही बोले, ऐसा बात नहीं। 1 दर्जन का मतलब 12 ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, 12 पेन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ये भी एक नंबर है जिसका मतलब सिर्फ पार्टिकल नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है।
यदि आपके पास इतने सारे कपड़े हैं तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास 1 मोल कपड़ा है। यदि आपके पास इतने सारे दोस्त हैं तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास 1 मोल दोस्त है। पर इस जमाने में 1 मोल दोस्त को छोड़ो, एक सच्चा दोस्त मिल जाए काफी होता है। तो छोड़ो वो फिलॉसफी की बात, हटाओ यहाँ से। बट दिस इज सिंपली अ नंबर, ठीक है ना, जो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। बट नॉर्मली ये केमिस्ट्री में अप्लाई की जाती है बहुत सारे एटम्स को रिप्रेजेंट करने, ठीक। अब चलिए मोल को यदि हम डिफाइन करें तो मोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A mole is defined as the amount of pure substance that contains the same number of chemical units as in देखो मोल का डेफिनेशन अच्छे से समझो। एक मोल किसी भी चीज का, एक मोल किसी भी चीज का वो नंबर है, एक मोल किसी भी चीज का वो नंबर है जितना प्रेजेंट होता है एटम्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। समझ गए? वेरी सिंपल में एक मोल किसी भी चीज का उस नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स को बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। एक मोल किसी भी चीज का उस नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स को बोलते हैं जितना एटम्स होता है 12 ग्राम कार्बन 12 में। ओके, यदि मैं बोल रहा हूं कि 12 ग्राम कार्बन 12 में x एटम्स हैं तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल एटम्स है। ओके, देखो स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया था 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स हैं उससे। यदि मैं मानता हूं एक पल के लिए कि 12 ग्राम कार्बन 12 में x एटम्स हैं तो उसका मतलब होगा कि 1 मोल एटम्स का बात होगा। ओके, और यदि मैं बोलता हूं कि आयरन के x एटम्स हैं मेरे पास तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई मुझे बोलेगा? यदि मैं बोल रहा हूं आयरन का x एटम्स है मेरे पास तो उसका मतलब मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास 1 मोल एटम्स है और x का मतलब क्या है? ये नंबर। अंडरस्टूड? ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, बाद में कैलकुलेट करने के बाद आएंगे। वेरी सिंपल में समझ लो, 12 ग्राम कार्बन 12 में इतने एटम्स होते हैं, 12 ग्राम कार्बन 12 में इतने एटम्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं 1 मोल एटम। और उतना एटम्स यदि किसी में होगा तो हम बोलेंगे कि 1 मोल एटम है। यदि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कॉपर के 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स हैं तो मेरे पास कितने मोल एटम्स हैं? 1 मोल। ठीक है ना? तो 1 मोल क्या हो गया? 1 मोल किसी भी चीज का उस केमिकल यूनिट को बोलते हैं जो बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। वो केमिकल यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल यूनिट मॉलिक्यूल हो सकता है, वो केमिकल यूनिट एटम हो सकता है, वो केमिकल यूनिट आयन भी हो सकता है। यदि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 6.022 into 10 to the power 23 आयंस हैं, ओके,
तो मेरे पास कितने आयंस हैं मोल के टर्म में? 1 mole. 1 mole. मोल है, समझ गए? 1 मोल आयन है। तो केमिकल यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकती है, वो एटम्स हो सकती है, वो आयंस। ओके, और वो किसके बराबर होने चाहिए? जितना एटम्स होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ओके, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना एटम होता है? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। ओके, जिसको हम बोलते हैं 1। तो यही मोल का कॉन्सेप्ट है, और कुछ मोल में नहीं है। पर मोल के बारे में थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल किस तरह के पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वरना मोल के बारे में सिंपल चीजें आप सबको मालूम है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने मोल होते हैं एटम? 6.022 1 mole. 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने मोल ऑफ एटम है? 1 mole of atom. 1 Sir, मोल। 1 mole of atom, sir. और कितने पार्टिकल्स हैं? तो 6.022 into 10 to the power 23 23. एटम्स। ठीक है ना, समझ गए? वेरी सिंपल, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो, अब देखो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, लिखा रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखो 1 ग्राम डैश, मतलब हाइफन, हाइफन 1 ग्राम हाइफन एटम, क्या लिखा रहेगा? 1 ग्राम हाइफन मॉलिक्यूल, या लिखा रहता है 1 ग्राम एटम, सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा, या 1G भी लिख देता है, 1G ऐसे भी लिख देगा, 1G हाइफन मॉलिक्यूल या 1G मॉलिक्यूल। तो ये जो दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन हैं, ये कुछ और चीज बोलते हैं। क्वेश्चन में जब लिखा होगा 1 ग्राम हाइफन एटम, तो इसका मतलब बेटा होता है वेरी सिंपल, ये 1 मोल एटम which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 एटम। इसका मतलब होगा 1 मोल मॉलिक्यूल, सेम कितना मॉलिक्यूल। और यदि ऐसे लिखा है 1 ग्राम एटम 1G एटम, हाइफन नहीं है कुछ बीच में, तो इसका मतलब होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये दोनों का मतलब साथ में लिखा, ठीक है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स which weighs 1 ग्राम, ठीक है ना? मतलब ये वाला 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा रहता है, तो इसका मतलब रहता है कि सिंपल कि मास दिया हुआ है 1 ग्राम एटम का या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। समझ गए बात को? और ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मिस्टेक मत करना, इसको मास मत समझ लेना 1 ग्राम, ये मास नहीं होगा, इसका मतलब होगा 1 मोल एटम और 1 मोल मॉलिक्यूल। और ऐसे लिखा होगा इसका मतलब सिर्फ 1 ग्राम वो चीज है। समझ गए? वेरी सिंपल में ऐसे बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, ये चीजें दिमाग में रखना है। हाइफन वाला मतलब नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मोल के बराबर है वो दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है बीच में, तो सिंपल 1 ग्राम वजन दिया हुआ है और कुछ नहीं। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, वन एटम ऑफ कार्बन 12 का यूनिफाइड मास में कितना लिया गया था आईयूपीएसी के द्वारा? 1U। नहीं, 1 एटम ऑफ 12 कार्बन का 12 U लिया गया था। Oh yes sir। अरे 1/12 को लिया गया था 1, समझे? एक एटम ऑफ कार्बन 12, एक एटम, आप सभी को मालूम है यार, कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास 12 ही होता है, सबको मालूम है। एक एटम ऑफ कार्बन 12 का जो वजन होता है इट्स 12 यूनिफाइड मास, ठीक है ना? अब वही
यदि आपको कोई निकालने बोलते एक मोल एटम ऑफ कार्बन 12 का वजन, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा U के जगह में बैठा दो G। ये कैलकुलेशंस है केमिस्ट्री के, तो सीधा बोलता है कि U के जगह में यदि आप G बैठाएं, मतलब ग्राम बैठाएं, तो एक एटम का मास हो जाएगा एक मोल एटम का मास, मतलब ये 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। वेरी सिंपल। एक एटम ऑफ O16 कितना होता है ऑक्सीजन का? सर 16 सर 16U। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, मतलब जो 816 ऑक्सीजन रहती है उसका क्या होता है 16U होता है एक एटम का वजन। और वही मैं बोलूं एक मोल एटम ऑफ O16, तो आपको क्या करना है, सिर्फ U को G बना देना है। 16 ग्राम, 16 ग्राम वजन होता है कितना का, एक मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का। बहुत सिंपल। अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का बताइए और एक मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन का वजन बताइए जल्दी से। 14G. फर्स्ट वन 14 ग्राम 14U और ये वाला 14 Gram. ग्राम। वेरी सिंपल में, ठीक है ना। अब देखना है एक और चीज, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या मास होगा? 18U। हाँ 18U होगा। वेरी सिंपल में 18U होगा। देखो हाइड्रोजन का 1 into 2 plus 16 कितना हुआ, 2 plus 16 तो 18 ही आता है, सबको मालूम है, ठीक है 18U। और यदि आपको 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वजन कोई बोले, इट्स 18 ग्राम। 18 ग्राम 18 ग्राम, ठीक है ना। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास सब तो यही होती है। मोलर मास क्या होती है? मोलर मास का यदि आप डेफिनेशन जानना चाहो तो मोलर मास इज, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। समझ गए? वेरी सिंपल में डेफिनेशन, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मोलर मास क्या होती है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको उसको निकालने के लिए क्या करना है, यू के आगे में सिर्फ क्या बैठाना है, यू के आगे में क्या बैठाना है, जी लगाना है, लगाना है। यू को हटा के जी लगा देना, कहानी खत्म। मोलर मास निकल गई, 1 मोल की मास निकल जाए। ओके, एमिडियो एवोगाड्रो ने ये कैलकुलेशन किया था। ओके, और एक और कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज, तो मोलर मास का डेफिनेशन तो सबको पता चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। मोलर वॉल्यूम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय one mole of a gas at STP। अब STP का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, दोनों एक ही चीज है, एंड 1 atm प्रेशर और 76 मिलीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है ना।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एक स्टैंडर्ड कंडीशन लिया जाता है, दैट इज टेम्परेचर को आपको 0 डिग्री रखना है, 0 डिग्री इक्विवेलेंट टू दिस वन, ओके, या आपको प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखना है एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, सब 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक मोल कोई भी गैस का, एक मोल कोई भी गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे, ठीक है ना। कोई भी गैस लेते हैं, कोई भी गैस उठा लो दुनिया का, उसका एक मोल एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम एवरी गैस occupies 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या इसको हम लोग मिलीलीटर बोलते हैं। दुनिया में जितने भी गैस यदि उसका आप एक मोल लेते हो, ठीक है ना, जितना दुनिया में जितना भी गैस है यदि आप उसका एक मोल लेते हो तो वो 22.4 लीटर, उसको हम लोग दूसरे यूनिट में 22,400 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ऑक्युपाई करेगी एसटीपी। तो कोई भी गैस जो है उसका एक मोल इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई, ओके, अंडरस्टूड। एनी गैस एसटीपी पे आप एक मोल लेते हो, कोई भी गैस का आप एक मोल लो एसटीपी पे तो वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। सो तो मोल की तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट को मैंने जनरलाइज करके दिया, और बहुत ही जनरलाइज कॉन्सेप्ट, जितना आपको रिक्वायरमेंट उतना ही, क्योंकि मोल के बारे में उल्टा पुल्टा दिमाग में बहुत सारा चीज भरा जाता है और कुछ नहीं होता है। मोल एक नंबर है, ठीक है ना, और वो नंबर 6.022 into 10⁻23 होती है, ओके। किसी भी चीज का यदि मोलर मास निकालना है तो आप उसके यू के आगे में जी लगा दो बस, और कोई भी चीज का एक मोल है कोई भी गैस का तो वो ऑक्युपाई करेगी इतनी लीटर, बस सिंपल में जितना मोल बता दिया उतना काफी है न्यूमेरिकल में लगाने के लिए, क्योंकि थ्योरी इसकी बहुत कम है, न्यूमेरिकल में दिमाग चलाना है। तो आप जितना थ्योरी आपको मैं आज बताया वो आप देख के आओगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में थोड़े से अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे और देखते हैं आपकी एबिलिटी कि कितना न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाते हो। चलो ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।